गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे, उपसर्ग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बराबर सारे सीबीएसई स्कूल्स में पूछा जाता है, साथ ही साथ जनरल कंपटीशंस में भी जहाँ भी हिंदी ग्रामर की बात आती है तो उसमें उपसर्ग ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग है क्या? तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक टर्म पढ़ते हैं, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का ही हिंदी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग का सबसे पहला क्वालिटी क्या है? उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले आता है। उपसर्ग जब भी लगेगा किसी भी शब्द के पहले लगेगा। जैसे याद रखना है कि अगर मुझे लगाना है धर्म, धर्म कोई वर्ड है तो उसके आगे मैंने लगा दिया अ, तो बन गया अधर्म। तो ये अ क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग का सबसे पहला क्वालिटी मैं यहाँ क्या बताया हूँ कि किसी मूल शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ धर्म क्या है? एक मूल शब्द है जिसके पहले क्या लग गया? एक उपसर्ग लग गया। दूसरा चीज़ है, उपसर्ग कोई पूर्ण शब्द नहीं होता। उपसर्ग कोई पूर्ण शब्द नहीं होता। जैसे नीचे देख लीजिए, यहाँ पर अ उपसर्ग है, आपके सामने अ है, अन है, अति है, अधि है, अनु है, अप है। तो उपसर्ग कोई पूर्ण शब्द नहीं होता, ये अपूर्ण होता है। ठीक है, शब्द का टुकड़ा होता है। ठीक है, एक पूर्ण शब्द नहीं होता। तीसरा चीज़, उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है, यानी शब्द का अंश होता है। एक पूरा शब्द नहीं होता, शब्द का अंश होता है, इसलिए इसको शब्दांश कहते हैं। चौथा चीज़ है, ये मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, मूल शब्द में जुड़ने के बाद क्या होता है? ये उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे मान, मान का अर्थ क्या है? सम्मान। मान का अर्थ क्या है? रिस्पेक्ट। लेकिन उसी में अगर लग गया अप उपसर्ग लग गया, अपमान, यानी क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपका सम्मान का उल्टा अपमान होता है। यानी आपको कहीं इज्जत दी जाती है, दैट इज़ सम्मान। और अगर आपको कहीं पे इग्नोर किया जाता है या आपको कहीं पे भी इस रूप में देखा जाता है जैसे आप उसके लायक ना हो, तो इसको कहा जाता है अपमान। नेक्स्ट है कि ये मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। सभी शब्दांश उपसर्ग नहीं होते। अब एक बात याद रखना है कि सभी उपसर्ग शब्दांश होते हैं। जितने भी उपसर्ग हैं वो क्या है? शब्दांश है। लेकिन सारे शब्दांश उपसर्ग नहीं है। जितने भी उपसर्ग हैं, एक्चुअली उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्द का टुकड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का जितना भी शब्दांश है सबका सब उपसर्ग हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यानी समझना क्या है, डिफिनेशन और एक तरह से देख लीजिए। यहाँ पे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ था, जैसे निर प्लस जीव। यहाँ पर क्या है? निर प्लस जीव, निर्जीव। तो यहाँ पे निर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जीव क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। दोनों मिल के क्या बन गया? निर्जीव। निर्जीव का मतलब क्या हुआ? प्राण रहित, जिसमें प्राण ना हो। ठीक है, तो उपसर्ग के लगने से उसका अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे जीव एक मूल शब्द था, उसके पहले क्या लग गया? निर लग गया। क्या लग गया? निर लग गया। निर लग गया उपसर्ग, तो निर उपसर्ग लगने से वो बन गया निर्जीव। और निर्जीव का मतलब प्राण रहित, जिसमें प्राण नहीं हो। यानी उपसर्ग मूल शब्द में लगता है, मूल शब्द के आगे लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ को बदल देता है। नेक्स्ट है भरपेट। भर प्लस पेट। पेट का मतलब आप समझते हैं, आपका स्टोमक है, आपका पेट है जिसमें आप खाना खाते हो, खाना जाता है, पचता है। और भर लग गया तो भर मतलब पूरा, है ना? तो दोनों मिल के क्या हो गया? भरपेट। भरपेट क्या हो गया? यानी पूरा पेट भर गया। यानी अब और खाने की ज़रूरत नहीं है, अब और खाने की इच्छा नहीं है। तो भर लग जाने से पेट का मीनिंग चेंज हो गया, भरपेट का मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया। दूसरा भी डिफिनेशन देख सकते हैं, यानी अर्थात क्या कर सकते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। बता दिया हूँ कि उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे आकर लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। शब्द के पहले लगने के कारण ही इसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, शब्द के पहले लगने के कारण इसको उपसर्ग कहते हैं। शब्द के बाद लगेगा तो इसी का नाम प्रत्यय होगा, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दो चीज़ समझा आपने, कि एक हुआ उपसर्ग, एक दूसरा हुआ मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या? तो मूल शब्द वे शब्द हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने वास्तविक रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। यानी मूल शब्द वो है जिसको तोड़ा उड़ा नहीं जाता, उसको भाषा में जहाँ भी यूज़ करना है वास्तविक रूप में ही यूज़ कर देना है। जैसे हमने लिख दिया चल, लिख दिया हमने धर्म, ठीक है, हमने लिख दिया नायक। ये सब को हम कभी बदलते नहीं हैं, ये सब हमेशा अपरिवर्तित रहता है।
तो मूल शब्द वो शब्द होता है, मूल शब्द वो शब्द होता है जो भाषा में ज्यों का त्यों अपने वास्तविक रूप में उपयोग कर लिया जाता है। अब उपसर्ग का प्रकार देखते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, यानी वे उपसर्ग जो संस्कृत से लिए गए हैं। दूसरा हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी से लिए गए हैं। अरबी या फारसी के उपसर्ग जो अरबी भाषा या फारसी भाषा से लिया गया है। चौथा संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के बहुत सारे अव्यय को भी यूज़ कर लिया जाता है उपसर्ग के रूप में। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, इंग्लिश के भी उपसर्ग होते हैं और एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग, बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, एक से ज़्यादा उपसर्गों का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये जितना भी आपने देखा उपसर्ग का प्रकार, अब वन बाई वन सबको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आता है संस्कृत के उपसर्ग। तो वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में ला जाते हैं, यानी वो क्या है, संस्कृत भाषा का शब्दांश है और उसको संस्कृत भाषा से लेके डायरेक्टली उसी रूप में हिंदी में ले लिया गया और ज्यों का त्यों यूज़ कर दिया गया, यानी उसमें कोई परिवर्तन करके नहीं। जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, अन, अति, अधि, अनु, अप, ये सब क्या है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया शब्दांश है, यानी संस्कृत भाषा से लिया गया उपसर्ग है। ठीक है, अब क्या याद रखना है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया क्या है, उपसर्ग है। अगला बात ध्यान देना है कि आपने शब्द में पढ़ा होगा, कभी व्याकरण में आपने शब्द पढ़ा होगा, तो शब्द का भेद कई तरीके से होता है, अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। तो मेरा उसी में एक टर्म आता है, शब्द के भेद में आता है तत्सम। तत्सम का परिभाषा ही होता है, हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। अगर हिंदी में संस्कृत का कोई मूल रूप आप यूज़ कर लेते हो, वही क्या है, तत्सम है। हिंदी में संस्कृत का कोई मूल रूप यूज़ कर लेते हो, वही तत्सम है। तो यहाँ पर यानी जितना भी आपको ये जो संस्कृत का उपसर्ग आ रहा है, ये सब क्या है, तत्सम है, ये तत्सम शब्द होते हैं। अब जैसे उदाहरण है, ये सब क्या है कि सबसे पहले संस्कृत का उपसर्ग है अ, अन, अति, अधि, अनु, अप, सबसे मैंने कुछ कुछ शब्द बना दिया है। जैसे अ उपसर्ग से हो गया अगम, अगम मतलब नहीं जाने लायक, अचल नहीं चलने लायक, अधर्म धर्म नहीं करने, धर्म नहीं करना, दैट इज़ अधर्म। अजन्मा यानी जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो। अन से अनादर, अनावश्यक, अनागत, अति से अत्यधिक, अत्याचार, अधि से अधिनायक, अधिपति, अध्यक्ष, अनु से अनुकूल, अनुक्रम, अनुज, अनुशासन, अप से अपमान, अपशब्द। ये सब क्या हो गया, सबका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में लाए जाते हैं, उनका मैंने कुछ एग्जाम्पल सबका दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज। वैसा एग्जाम्पल और है आपके सामने। अभी के लिए अभी, अभी है, अभी के लिए अभिमान, अभियोग, अभिशाप। अब है, अब में अवगुण, अवनति, अवकाश। आ है तो आचरण, आगमन, आमरण। उत है तो उत्तम, उत्कंठा, उत्थान। उप है तो उपक्रम, उपसचिव, उपदेश। दूर है तो दुर्व्यवस्था, दुर्जन, दुर्लभ। दुष है तो दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस। नि है तो निवास, निषेध, निदान। निर है तो निर्धन, निर्भय, निर्जन। निश है तो निसंदेह, निष्पाप, निसंतान। परा है तो पराकाष्ठा, पराजय, पराधीन। परि है तो परिक्रमा, परिचय। प्र है तो प्रचार, प्रभात। प्रति है तो प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिध्वनि। सु है तो सुखद, सुविधा, सुगंध। स्व है तो स्वागत, स्वाभिमान, स्वदेश। शम है तो संसार, संभव, संकेत। तो ये सब एग्जाम्पल हुआ कि पहला जो आपने देखे संस्कृत के उपसर्ग, वो ये सब उपसर्ग था संस्कृत का, ये जो भी था ये सब संस्कृत का उपसर्ग था और इससे मैंने एग्जाम्पल आप लोग को बता दिया। तो अब हम चलते हैं दूसरा हिंदी के उपसर्ग। वे उपसर्ग जो, ठीक है, वे शब्दांश जो मूलतः संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसके पीछे वाला था कि संस्कृत का ही उपसर्ग था और हिंदी में उसी रूप में यूज होता था। अब ये हिंदी के उपसर्ग जो है वो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी में रूप बदल के आते हैं। जैसे अध, अन, औ, उन, कु, चौ, दु, नी, बिन, भर, स, सु। सबका एग्जाम्पल देखिए। अध से अधपका, अधमरा, अधखिला। अन से अनमोल, अनजान, अनपढ़। औ से अवघड़, अवगुण, अवघट। उन से 19, 29, 39। कु से कुरूप, कुपुत्र, कुचाल। चौ से चौराहा, चौपाल, चौमासा। दु से दुबला, दुगुना, दुपहिया। नी से निकम्मा, निठल्ला, नीडर।
बिन से बिन मांगा, बिन कहे, बिन ब्याही। भर से भर पेट, भरपूर, भरमार। स से सरस, सपूत, सजल। सु से सुगम, सुपुत्र, सुजान, सुचारू। ठीक है, यानी यही बात याद रखना है कि ये शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं लेकिन हिंदी में अर्थ प्रयोग करके उपयोग में लाए जाते हैं। अब यहाँ क्या है, एक बात नोट में है आपके सामने कि शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अध का कोई अर्थ नहीं होता, अन का नहीं होता, औ का नहीं होता, उन का नहीं होता, ये सब का अर्थ नहीं होता। परंतु मूल शब्द से जब जुड़ जाता है तब वो अर्थपूर्ण हो जाता है। जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसका मतलब कुछ न कुछ निकलने लगता है। सु का मतलब पहले से कुछ नहीं था लेकिन वही सु लग जाता है गम के साथ, यानी सुगम यानी आसान, तो अर्थ उसका निकलने लगता है। चलिए अगला पेज देखते हैं हम लोग। अब तीसरा होता है उर्दू के उपसर्ग। वे शब्दांश जो उर्दू भाषा से या फारसी भाषा से लिए जाते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। लिया जाता है उर्दू या फारसी से और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया, अल, बे, बा, बद, बिला, कम, खुश, गैर, दर, ना, ला, हम, सर, ऐन। जैसे अल से अलबत्ता, अलगरज, अलविदा। बे से बेचैन, बेकसूर, बेचारा, ये सब उर्दू शब्द है। बा, बाकायदा, बादब, बाइज्जत। बद से बदनाम, बदसूरत, बदतमीज, बदबू। बिला से बिला कसूर, बिला वजह। कम से कमबख्त, कमज़ोर। खुश से खुश दिल, खुशकिस्मत, खुश मिजाज। गैर से गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर कानूनी। दर से दरमियान, दरअसल। ना से नाचीज़, नालायक, नादान। ला से लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब। हम से हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली। सर से सरताज, सरपंच, सरकार। ऐन से ऐन वक्त, ऐन मौका। नेक्स्ट टाइप देखते हैं संस्कृत के अव्यय। कुछ संस्कृत के अव्यय ऐसे हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं, पहले जाने अव्यय क्या होता है। अव्यय वो शब्द होते हैं, ठीक है, जिस पर क्रिया, काल, ठीक है, लिंग आदि का कोई असर नहीं पड़ता। अव्यय वही का वही रहता है। जैसे कलम है तो लड़का के लिए भी कलम ही रहेगा, लड़की के लिए भी कलम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लड़का के लिए कलम और लड़की के लिए कलमी, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो शब्द, वैसे शब्द जो अपरिवर्तित होते हैं, ये संस्कृत के अव्यय हैं। संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। और अव्यय उसको कहा जाता है जो काल के आधार पर, वर्तमान काल में नहीं, कलम पास्ट काल में कुछ, भूतकाल में कलम को कुछ और नहीं कहेंगे, कलम को वर्तमान काल में कुछ और नहीं कहेंगे, भविष्य काल में और कुछ नहीं कहेंगे। तो जिस पर काल का कोई असर ना पड़े, लिंग का कोई असर ना पड़े, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का असर ना पड़े, क्रिया का असर ना पड़े, तो वैसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय, पेट नहीं फटता है अव्यय का। अव्यय में अ, अध, व, य, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हाँ, अव्यय का। तो चलिए उसका एग्जाम्पल है आपके पास अथः। अथः नहीं है, अथः नहीं, पहला में अध है। अध, अध से अधोलिखित, अधोगति। अंतः से अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्यामी। अंतःपुर कहा जाता था रानियों के निवास स्थान को। पुराने समय में जब राजा महाराजा का टाइम होता था तो जहाँ रानियाँ स्पेशली निवास करती थी उसको अंतःपुर कहा जाता था। अंतर से क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्राज्य। अलम से अलंकरण, अलंकार। चिर से चिरंजीवी, चिरायु, चिरकाल। सत से सत्कर्म, सज्जन, सत्संग। सह से सहचर, सहपाठी, सहमत। पुनः से पुनराभ्यास, पुनर्विचार, पुनरागमन। पुरा से पुरातन, पुरातत्व। बहि से बहिर्मुख, बहिर्गमन। तो ये सब एग्जाम्पल है संस्कृत के अव्यय का जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग आते हैं। और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस शब्द से हम, किस उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द जनरली हम लोग बना सकते हैं। पाँचवा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। वैसे उपसर्ग जो अंग्रेजी से लिए गए, जैसे सब, डिप्टी, चीफ, जनरल, वाइस, असिस्टेंट, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग है जिसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट टीचर। तो ये सब जो वर्ड शुरू वाला आप यूज़ कर रहे हो सब के सब क्या है,
इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश से लिया गया उपसर्ग है और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। प्रायः उपसर्ग अर्थहीन शब्दांश होता है, परंतु अंग्रेजी उपसर्ग जैसे चीफ, जनरल, वाइस असिस्टेंट आदि अर्थपूर्ण है। हाँ, एक एक्सेप्शनल बात यहाँ पर है कि पीछे आपने देखा कि उपसर्ग का जनरली कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश का जो उपसर्ग होता है वो जैसे चीफ हुआ, जनरल हुआ, वाइस हो गया, असिस्टेंट हो गया, ये सब अर्थपूर्ण है, ये सब का अर्थ होता है। लास्ट है आपका इसमें ऐसे शब्द जहाँ एक से ज़्यादा उपसर्ग, बहुत जगह ऐसा होता है एक से ज़्यादा उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या है निराकरण, निराकरण में निर आकरण, तो एक उपसर्ग निर हो गया, एक उपसर्ग आ हो गया। अनियंत्रित, एक उपसर्ग अ हो गया, एक उपसर्ग नी हो गया। असुरक्षित, एक उपसर्ग अ हो गया, एक सु हो गया। अत्याचार, एक हो गया अति, एक हो गया आ। इस तरह से देखा जाए तो ऐसे शब्दों में एक से ज़्यादा उपसर्ग का प्रयोग किया गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रत्यय में।